वो चीनी का वो एक चम्मच। शहर से दूर एक पहाड़ी वादी में आबाद खूबसूरत हवेली नूर महल में अदनान सलीम नामी एक कामयाब सनतकार रहता था, जो अपनी सख्ती और असूलों की पाबंदी की वजह से पूरे ख़ानदान में मशहूर था। लेकिन इसकी माँ बेगम सलीम जानती थी कि इसकी सख्ती के पीछे सिर्फ तन्हाई है। इसीलिए उन्होंने अपनी भांजी अंजल को, जो माँ बाप के इंतकाल के बाद इनकी पनाह में थी और इंतहाई जिंदा दिल, सोच और बातूनी लड़की थी, अदनान से मंगनी का अंदेया दे दिया। अंजल के लिए ये ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब था। वो अदनान को एक चलता फिरता रोबोट समझती थी, जिसके दिल की जगह कोई क्लियरेंट है, और वो अक्सर अपनी दोस्त राबिया से कहती थी कि ये शादी से बेहतर मौत है। लेकिन मंगनी के फौरन बाद जब अदनान को बुखार हुआ और बेगम सलीम ने इसकी तमियादारी के दौरान अंजल को इसके कमरे में चाय पहुंचाने भेजा, तो वहां इसने गलती से चीनी बड़ा चम्मच डाल दिया और फिर अंधेरे में तमन्नाजन खोलकर सीधी अदनान के पहलू के में जा गिरी। इसलिए हादसे ने सारी सूरतें बदल दी। अदनान ने इसकी गलती पर ना सिर्फ डांटा, बल्कि ये कहकर कि आज की चाय में मिठास ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ज़िंदगी में कभी 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 मिठास की ज़रूरत होती है। इसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। फिर शादी की खरीदारी के दौरान इसने खुद अजनल के लिए महरून रंग का जोड़ा पसंद किया और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। यहाँ तक कि शादी की रात जब अंजल घबराई हुई थी कि अब ये असूल सुनाएगा, अदनान ने इसका हाथ थाम कर कहा, मैं वो नहीं जो तुमने सोचा, मैं सिर्फ थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। तुम मेरे अंदर जा रंग भर सकती हो। और इसे हेरों का सेट देखकर बताया कि वो इसकी हंसी का कायल हो चुका है। इसके बाद की सुबह जब अंजल ने इसके लिए चाय में बिल्कुल आधा चम्मच चीनी डाली, तो अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बात मानी, तो आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और यूं वो रोबोट समझना जाने वाला शख्स इसकी ज़िंदगी का सबसे नरम दिल इंसान बन गया। इसकी सख्ती में नरमी आ गई और इसकी बेरंग ज़िंदगी में अंजल की हंसी के रंग भर गए। और आज वो दोनों नूर महल में खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ अदनान के असूल हैं भी और नहीं भी, क्योंकि अब हर असूल के साथ एक अफसाना है जिसका नाम अंजल है। शहर से दूर एक पुरसुकून वादी में आबाद है एक खूबसूरत हवेली सी। हवेली तो क्या, ये एक छोटी सी रियासत थी जिसके अपने असूल थे, अपनी रवायात थी और अपना बादशाह था। इस रियासत का नाम था नूर महल और बादशाह का नाम था अदनान सलीम। अदनान सलीम कोई जागीरदार नहीं था, बल्कि एक कामयाब सनतकार था, जिसकी गिनती मुल्क के अमीर तरीन ताजरों में होती थी। लेकिन इसकी दौलत से ज़्यादा मशहूर था इसका मिजाज। कहते थे अदनान के दफ्तर में दस्तखत होते वक्त गलीब की सरसराहट सुनाई देती है और इसके घर में रहते हुए दीवारों ने कभी कहा नहीं सुना। वो एक मंज़म ज़ाब्ते का पका और बहुत सी कम गो इंसान था। इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ वक्त की पाबंद थी, सख्ती के इसकी सांस लेने के अवाकात भी मुकर्रर थे। अदनान की वालदा बेगम सलीम घर की सरबराह थी। इनकी उम्र के साथ साथ जिनका तजुर्बा और असर भी बढ़ा था। वो ख़ानदान की वह शख्सियत थी जिनके सामने अदनान सर झुकाता था। बेगम साहिबा चाहती थी कि इनका बेटा, जो ज़िंदगी की दौड़ में अकेले ही आगे बढ़ रहा है, कोई सहारा मिले, कोई ऐसा मदहम जिससे वो अपनी खुशियों और गमों को बांट सके। इस घर में एक और फराद भी थी जिसका वजूद इस हवेली के दीवारों के लिए अजनबी था। इसका नाम था
انجملینا، جسے سب پیار سے انجن کہتے تھے۔ انجل بیگم سلیم کی بھانجی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور بیگم سلیم اسے اپنی پناہ میں لے آئی تھی۔ انجل اپنی خالہ کی بیٹیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ شور و شر سے بھرپور، باتوانی اور بے حد زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کی ہنسی اتنی بلند تھی کہ پورے گھر میں گونج جاتی تھی۔ وہ آج بھی گزرتی اپنے پیچھے خوشبو اور رنگوں کی چھاپ چھوڑ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں ایک بے چینی کہ وہ زندگی کو جینا چاہتی ہے نہ کہ گزارنا۔ عدنان انجل کی نظر میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا آئینہ تھا۔ وہ اس کی سختی سے خوفزدہ رہتی۔ اس کے نزدیک عدنان ایک ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی، جس کی زندگی بے رنگ ہے اور جس کا دل شدید پتھر کا بنا ہوا ہے۔ وہ اکثر اپنی دوست رابعہ سے فون پر کہتی، رابعہ یہ آدمی ہے یا کوئی مشین، یہ پتہ نہیں۔ خالہ مجھے اس سے کیوں شادی کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ میں تو مر جاؤں گی اس کے ساتھ رہ کر۔ وہ تو صبح ناشتے میں بھی مجھے شٹل سنائے گا کہ بیگم آج پیر ہے۔ ناشتے میں انڈے کا ایک آملیٹ اور چائے میں آدھا چمچ چینی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیگم سلیم نے دونوں کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ انجن کی دلہن بیگا گئی۔ عدنان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک اور کاروباری معاہدہ ہے۔ وہ رات جو سب بدل گئی۔ منگنی کے اعلان کے 2 دن بعد عدنان کو تیز بخار ہو گیا۔ شدید شہر کے سفر سے واپسی پر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے آرام کا حکم دیا۔ بیگم سلیم نے اس کی تیمارداری کا بیڑا اٹھایا، لیکن ان کی طبیعت خود خراب ہونے لگی تو انجن کو بھیجا گیا کہ وہ عدنان کے کمرے میں چائے کا کپ پہنچا دے۔ انجن نے سوچا، چلو جلدی سے کام ختم کروں اور بھاگ چلوں۔ اس نے کچن سے چائے بنائی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چینی کا ڈبہ دیکھ کر اسے رابعہ سے کی گئی اپنی بات یاد آئی۔ مسکرا کر اس نے آدھے سے زیادہ چمچ بھر کر چینی ڈال دی اور کمرے میں کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان کا کمرہ نیم تاریک تھا۔ ہیٹر کی ہلکی گرمی اور خاموشی نے اس کی ایک عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ انجن نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ عدنان بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں، لگ رہا تھا سو گیا ہے۔ انجن نے چائے کا کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑی، لیکن پاؤں اٹھتے ہی اس کی نظر بستر کے دوسری طرف پڑی جہاں سے بیگم سلیم کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا، انجن بیٹا، یہ پانی کی بوتل خالی ہو گئی ہے، ذرا بھر دو۔ انجن نے پانی کی بوتل اٹھائی اور کچن کی طرف چل دی۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ بیگم سلیم آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور شدید نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے چپکے سے پانی کی بوتل رکھی اور بستر کے قریب پہنچ کر سوچا کہ خالہ اب سو گئی ہیں اور یہ عدنان بھی۔ وہ خود بھی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے بے تکلفی سے عدنان کے پاؤں والی طرف خالی جگہ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اندھیرے میں اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی عدنان کے پہلو میں جا کر گری۔ وہ سنبھل کر رہ گئی۔ خوف سے اس کا دل تقریباً رک گیا۔ یا اللہ! وہ فوراً اٹھنا چاہتی تھی کہ اسے احساس ہوا عدنان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ اسے گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بخار سے سرخ تھیں، لیکن اس گھورنے میں کوئی کمزوری نہیں تھی، وہی سخت اور بھاری گھورنا۔ انجن کا منہ خشک ہو گیا۔ وہ بڑبڑائی، معافی چاہتی ہوں، مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، میں تو بس۔ عدنان نے ایک آنکھ بند کی اور پھر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس گھورتا رہا۔ وہ گھبرا کر بستر سے
उतरने लगी कि अचानक बेगम सलीम की नरम आवाज़ आई, अंजन बेटा उठ गई? मुझे तो नींद आ गई थी। बेगम सलीम ने उठ कर देखा तो मंजर कुछ और ही था। जब अदनान के करीब बैठी शर्मिंदगी से पानी हो रही थी और अदनान इसे देख रहा था। बेगम सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अदनान की तबीयत कुछ बेहतर है। बेटा तुम यहीं रहो, मैं बावर्ची खाने से कुछ लेकर आती हूँ। वो जाने लगी तो अंजन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, खाला मैं भी चलती हूँ। बेगम सलीम ने आंखों में इसे समझाया कि बैठी रहो और चली गई। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। अंजन ने इधर उधर देखना शुरू किया, जैसे दीवारें इसकी मदद करेंगी। अदनान ने आहिस्ता से कहा, अपनी करवट बदली और सीधा इसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे गिरने से मेरी तमाम हड्डियां चकनाचूर हो गई। अंजन हैरान रह गई, क्या वो मजाक कर रहा था? इसकी आवाज़ में वो रवायती सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकन और शदीद तंजिया थी। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, इसने फिर कहा। अदनान ने इसे देखा, इसकी आंखें अब इतनी खौफनाक थी लग रही थी, शायद बुखार की वजह से। इसने कहा, अफसोस की जरूरत नहीं, बैठो वहीं। और हाँ, किचन से लाई थी कुछ। अंजन ने चाय ले के कप की तरफ देखा, वो चाय रख दी है। अदनान ने कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर रख दिया। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ये चाय है या शरबत? अंजन की आंखें फैल गई। इसे याद आया, इसने चीनी ज्यादा डाल दी थी। वो मैं भूल गई। मतलब मैंने सोचा। अदनान ने इसकी बड़बड़ाहट काटते हुए कहा, अगली बार याद रखना, मेरे लिए चाय में चीनी सिर्फ आधा चम्मच। ये बहुत ज़रूरी है। अंजन ने सर झुका लिया। जी याद रखूंगी। लेकिन फिर अदनान ने एक और घूंट लिया और कहा, लेकिन आज पी लेगा शायद तुम्हारे तरह मेरी जिंदगी में भी कभी कभार मिठास की जरूरत हो। अंजन ने सर उठाकर इसे देखा। वो कहाँ थी वो सख्ती? इसके चेहरे पर अब एक अजीब सी नरमी थी, शायद बुखार की वजह से या शायद कुछ और। बेगम सलीम वापस आई तो उन्होंने दोनों की तरफ देखा। अंजन अब भी वहीं बैठी थी और अदनान चाय पी रहा था। इनके दिल में एक उम्मीद जागी। अगली सुबह नाश्ते पर पूरा घर जमा था। अदनान की तबीयत कुछ बेहतर थी। अंजन ने डरते डरते चाय का कप इसके सामने रखा। इसकी उंगलियां कब कांप रही थी। अदनान ने कप उठाया, चाय की खुशबू ली और फिर पिया। इसने अंजन की तरफ देखा। अंजन ने दिल थाम लिया। अदनान ने कप मेज पर रखा और कहा, आज की चाय ठीक है। शायद तुम सीख गई हो। ये कोई तारीफ नहीं थी, लेकिन अंजन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया। इसके वाक्य ने दरवाजे खोल दिए। अंजन को एहसास होने लगा कि अदनान इतना बुरा भी नहीं है। वो सिर्फ अपने असूलों का पाबंद है और शायद इसकी सख्ती के पीछे इसका माजी है, इसकी तन्हाई है। वो इसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने लगी। वो इसकी पसंद नापसंद सीखने लगी। शायद की शादी की खरीदारी का दिन था। बेगम सलीम ने अदनान को खुद अंजन को लेकर जाने को कहा। अंजन घबरा रही थी। इसने राबी से कहा था, ये मुझे शादी का जोड़ा नहीं, कोई भारी भरकम सूट पहना कर वापस ले आएगा। लेकिन डिजाइनर स्टूडियो में अदनान ने सबको हैरान कर दिया। अंजन ने जानबूझकर एक भारी रंग का जोड़ा उठाया तो अदनान ने इसे देखा और कहा, ये मत करो, अपनी पसंद बताओ असल वाली। फिर इसने खुद एक खूबसूरत महरून रंग का जोड़ा निकाला जिस पर सुनहरी काम था। इसे अंजन के करीब करते हुए बोला, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अंजन के दिल ने
छलांग लगा दी। वो सोचने लगी, ये वही शख्स है जो मेरे मुताबिक रोबोट है। शादी की तकरीबात खत्म हुई। दूल्हा दुल्हन हवेली के सबसे बड़े कमरे में आ चुके थे। अंजुम सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे राबिया से कही हुई बातें याद आ रही थी। ये शादी की रात भी अपने असूल सुनाएगा। अदनान कमरे में दाखिल हुआ। इसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आया। वो बहुत दफ़ा रुका और अंजन को देखा। अंजन ने झचकते हुए सर उठाया। इसकी नज़र नान पर पड़ी। वो शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। वो बिस्तर के करीब आया और इसके पास बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर अदनान ने आहिस्ते से कहा, डरो मत। ये 2 लफ्ज़ थे, लेकिन अंजन का सारा खौफ ख़त्म हो गया। अदनान ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं जानता हूँ तुमने राबिया से क्या कहा था। लेकिन अंजन, मैं वो नहीं जो तुमने सोचा रखा है। मैं सिर्फ थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, शायद थोड़ा खुश्क, लेकिन तुम मेरे अंदर जो रंग भर सकती हो वो कोई नहीं भर सकता। अंजन की आंखों में आंसू आ गए। इसने कभी सोचा नहीं था कि ये सख्त मिजाज इंसान इससे इस तरह बातें करेगा। अदनान ने अपनी जेब से एक डब्बा निकाला और इसे दिया। अंजन ने खोला तो इसमें हीरों का एक खूबसूरत सेट था। ये तुम्हारे लिए। तुम इस जोड़े में इसे लग रही हो जैसे कोई शहजादी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसो, ऐसे ही बातें करो और मेरी इस बेरंग जिंदगी को अपनी हंसी से भर दो। अजन ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें साफ थी और इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। पहली बार अंजन ने इसे सच्चे मुस्कुराते देखा। वो बोली, अदनान मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। अदनान ने इसके गाल पर हाथ रखा। माफ़ी की क्या बात है, तुमने मुझे सच दिखाया, तुमने मुझे मेरी कमज़ोरियाँ बताई और अब तुम मेरे साथ हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना। अंजन ने हैरानी से पूछा, क्या? अदनान ने हंसते हुए कहा, चाय में चीनी सिर्फ आधा चम्मच। दोनों जोर से हंस पड़े। इस रात कोई असूल नहीं था, कोई ज़ाब्ते नहीं थे, सिर्फ 2 दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। अजन का सर अदनान के कंधे पर था और इसने महसूस किया कि ये कंधा किसी पहाड़ से कम नहीं। वो महफूज थी। अगले सुबह जब अजन ने अदनान के लिए चाय बनाई तो इसने पूरे चम्मच से आधा चम्मच चीनी डाली। इसने कप थामते हुए कहा, आज पूरी तरह आधा चम्मच है। अदनान ने चाय का घूंट लिया और फिर इसे अपने पास खींच लिया। तुमने मेरी बात मान ली तो आज से मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा। अंजन ने इसे चूम लिया। इसकी जिंदगी में रंग भर चुके थे और अब वो इन रंगों को संभालना चाहती थी। चंद माह बाद बेगम सलीम ने इससे पूछा, बेटा कैसा लग रहा है अदनान के साथ? अजन ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला वो बहुत अच्छे हैं। शायद वो दुनिया के सामने बहुत सख्त है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत नरम है। मुझे अब लगता है कि वो कोई रोबोट नहीं, वो तो दिल रखते हैं और वो दिल सिर्फ मेरा है। बेगम सलीम ने दुआ की कि ये खुशियाँ सलामत रहें और वो खुशियाँ सलामत रहें। अदनान के असूल और अजनम की शरारतें अब एक दूसरे की तकरीन करती थी और नूर महल हमेशा की तरह रोशन रहा, लेकिन अब इस रोशनी में अजनल की हंसी की चमक भी शामिल थी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।